नमस्कार दोस्तों, ये एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। कक्षा 8 की बुक है ये, हमारे अतीत, है ना। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की हमारे अतीत, पार्ट 3 है ये हमारा अतीत का। तो ये जो 5वां अध्याय है, इसमें जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो चलिए हर एक फैक्ट और तथ्य को आराम से याद करते हुए समझते हुए चलते हैं, क्योंकि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट रहती है। यूँ कि यूँ लाइन की लाइन दे दी जाती है, चल बताइए, यहाँ पर खालिस्तान दे देगा, उस समय क्या हुआ था, यहाँ पर कथन कारण वाले क्वेश्चन दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए यह विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। नीतियाँ और लोग, नीतियाँ और लोग, ये चित्र है भाई उस समय का, पेंटिंग है, ठीक है ना। मोबाइल वोबाइल तो था नहीं उस समय। बैल है, ऊँट है, हाथी है, ठीक, बंदूक भी है। नीतियाँ और लोग, पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावना को ठेस पहुँचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता, नवाबों की छिनती सत्ता, नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार वे इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे, ठीक है ना। पार्ट ये है भाई, क्या है, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। नीतियाँ और लोग, पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्रवाई जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता, 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार वे इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। स्थानीय शासकों ने, उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान लें। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र का नाम क्या था? नाना साहब। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, और ये क्या नाम था कि पति की मृत्यु के बाद, नहीं ये तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी ये तो ना। दत्तक पुत्र का नाम क्या था पेशवा बाजीराव द्वितीय के? नाना साहब ने। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में आने वाली आखिरी रियासतों में से थी। अवध की रियासत 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई।
कब थोपी गई? 1801 में। सहायक संधि। अवध से सहायक संधि की गई थी 1801, 1802, 1803 ऐसे आएगा, 1803, 1804, 1801 और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। अवध को कब लिया था? 1856 में। सहायक संधि कब की गई थी? 1801 में। इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। किसने? डलहौजी ने। 1849 में। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। पूछ सकता है वो कुछ भी, वो ये पूछ लेगा, ये बताइए किसने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं बसाया जाएगा? डलहौजी ने। कब? 1849 में। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। 1856 में। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा। ये कथन, ये घोषणा किसकी थी? गवर्नर जनरल कैनिंग की 1856 में। और डलहौजी ने क्या ऐलान किया था कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज बादशाह नहीं बना जाए, उन्हें केवल राजकुमार के रूप में मान्यता दी जाएगी। कैनिंग। किसान और सिपाही। गाँवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। गाँवों किसान और जमींदार। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे? उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। उनको लगता था कि जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, 1824 से सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। 1824। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। 1856। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। 1856। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांवों में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी सिपाहियों में भी फैल गया।
कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं। आप नहीं चाहते कि आपका भतीजा कंपनी की फौज में नौकरी करे। आप उसे क्या कारण बताएंगे? समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, जल्दी सिपाहियों में फैल गया। कुछ राह थोड़ी है, देख लेते हैं। सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। आगे चलते हैं, है ना, ये पढ़ लिया अपन ने। नीतियाँ और लोग, नवाबों की छिनती सत्ता, है ना। फिर 1801 में अवध पर एक सहायक संधि तोपी की गई। अवध में सहायक संधि कब की गई? 1801 में। 1856 में जनरल डलहौजी ने, ठीक है, डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासक ठीक से नहीं चलाया जा रहा, इसलिए भारत को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। 1801 में, 1856 में, 1849 में किसने ऐलान किया? डलहौजी ने। फिर डलहौजी के बाद में है कैनिंग, 1856। किसान और सिपाही, है ना। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति को जुटाने की भी छूट दे दी थी। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को खुलकर काम करने, यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 6 में पढ़ेंगे। कब? 1830 में। के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट देती थी। कब? 1830 में। फिर 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए। सिपाही है। जनता की नज़र से उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायजा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 पढ़ें। 84 नियमों की सूची। यह महाराष्ट्र के गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट गोडसे, पुस्तक का नाम है माझा, प्रवास के कुछ अंश दिए गए। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में।
विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमार की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया। उन्होंने सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणाम की चेतावनी दी है। राजा ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए। तमाम बड़े लोग योजना बना रहे हैं। धर्मयुद्ध के लिए तारीख तय कर दी गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई। मेरठ, विष्णु भट्ट कोड से साझा प्रवास, पृष्ठ 23-24 से लिया गया है। इसके बाद में है जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। सीताराम पांडे के संस्मरणों में मिलती है। 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। किसको? सीताराम पांडे को है। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। नॉरगेट ने सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, जिनका नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। नॉरगेट ने 1861 में और फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित करवाया। फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। सीताराम पांडे के संस्करणों का एक अंश इस प्रकार था: मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाही के नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाही के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं। उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों की नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहां से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारे रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी कर दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं।
कर्नल साहब का मानना था कि वह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार ये अपने आप खत्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर पर चले जाने की हिदायत दी। सीताराम विष्णु भट्ट के मुताबिक दोनों के दिमाग में मुख्य चिंताएं कौन सी थी? उनकी राय में शासकों ने क्या भूमिका निभाई? सिपाही क्या भूमिका निभाते दिखाई दे रहे थे? सीताराम और विष्णु भट्ट के मुताबिक लोगों के दिमाग में मुख्य चिंताएं कौन सी थी? उनकी राय में शासकों ने क्या भूमिका निभाई? सिपाही क्या भूमिका निभाते दिखाई दे रहे थे? ठीक, सैनिक विद्रोह और जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। ठीक, सैनिक विद्रोह जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो वह है सैनिक विद्रोह। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। आई बात समझ में? इससे पहले और देख लेते हैं, पीछे हैं। सीताराम और विष्णु भट्ट के मुताबिक लोगों के दिमाग में मुख्य चिंताएं कौन सी थी? धर्म परिवर्तन करना, हमारी संस्कृति को नष्ट करना, ईसाई बनाना। उनकी राय में शासकों ने क्या भूमिका निभाई? सिपाही क्या भूमिका निभाते दिखाई दे रहे थे? मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए 1830, 1850 आगे चलते हैं। इसके बाद में है सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगते हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। लोगों को संगठित होना पड़ता है, उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। ठीक है ना? ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व खतरे में डाल दिया। भारत के उत्तरी भागों में उत्तरी भागों की बात है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। कब शुरू हुई थी? मई। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। किससे शुरू हुआ था? मेरठ से। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। ये उस समय के बनाए हुए चित्र हैं। ठीक, मेरठ से दिल्ली तक 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने मेरठ से दिल्ली तक
बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात हुए सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। मेरठ से दिल्ली तक 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल की बात है, 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात हुए सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। 85 उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। यह है 9 मई 1857 की बात है। 9 मई कितने सिपाहियों को निकाल दिया? 85। 10-10 साल की सज़ा दे दी गई थी भाई। बात है 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में फांसी पर लटका दिया था 8 अप्रैल को। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। मेरठ की बात आ रही है, दोबारा देख लें। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। 85 को 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। 9 मई है ना, 10 मई को छुड़ा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को खत्म करने पर आमदा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुँह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। मेरठ जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवार के आसपास जमा हो गए। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। कौन? बादशाह। अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राजाओं को एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। आई बात समझ में कि भाई उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। अंग्रेजों से पहले देश के बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। अंग्रेजों से पहले है ना, ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। सही है।
अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। सही बात है, रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। सही है, अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह, साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। नाना साहब, ये नाना साहब है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे चश्मा लगा रखी है ना नाना साहब। बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। फिरंगी। विदेशी इस शब्द में अपमान का भाव आता है। इस शब्द में अपमान का भाव आता है। फिरंगी। मंगल पांडे की स्मृति में जारी डाक टिकट। ये मंगल पांडे है भाई। कैवलरी लाइनों में युद्ध। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली पहुंचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवलरी चौकी पर दावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। कैवलरी लाइनों में युद्ध। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली यहाँ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकी पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। 3 जुलाई 1857। जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते तो वह सैनिक विद्रोह है। कैवलरी लाइनों में युद्ध। मंगल पांडे की स्मृति में जारी डाक टिकट। फिरंगी। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। अब बगावत फैलने लगी। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए, है ना, तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ दिल्ली से। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोहों का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक बार एक रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। एक के बाद एक दिल्ली, कानपुर, लखनऊ निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेज़ों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे वर्जिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिटिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश कद्र ने ही बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया।
दोबारा से देखते हैं। बगावत फैलने लगी। इससे पहले भाई ये तो नाना साहब जी हैं, ये बहादुर शाह जफर है। इसके बाद में फिरंगी किसे कहते हैं? विदेशी। इस शब्द में अपमान का भाव आता है। मंगल पांडे की स्मृति में जारी डाक टिकट। मंगल पांडे। ठीक है। इसके बाद में 8 मई 1857 को 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। कब? 8 अप्रैल को। वो पूछेगा बताइए किस तारीख को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 11 अप्रैल, 10 मई। 8 अप्रैल। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया, 10-10 साल की सज़ा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे सिपाही भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर दावा बोल कर वहाँ बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। मेरठ में उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों पर संपत्तियों का के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। जब मेरठ 10 मई। ठीक है। इसके बाद में मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुँह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। मेरठ के कुछ सिपाहियों की। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए थे। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए। उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बगावत फैलने लगी। जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनियों अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। चित्र 8 है। जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। ठीक। चित्रकारी है, पेंटिंग है उस समय की। बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेज़ों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में कुछ समय तो लगता ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गाँवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। किनके पीछे? नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लुहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठी की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे वर्जिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये बताइए लखनऊ का नवाब कौन था? नवाब वाजिद अली शाह। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे वर्जिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह संबंधित थे लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे वर्जिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। लखनऊ की गद्दी से यह था लखनऊ के नवाब का नाम है
वाजिद अली शाह है कि बेटे ब्रिटिश कदर को नया नवाब घोषित कर दिया गया और ब्रिटिश कदर ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिटिश कदर को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ठीक है ना, वाजिद अली शाह को हटा दिया, फिर बेटे को नवाब घोषित कर दिया। बेटे का नाम क्या था? ब्रिटिश कद्र। ठीक, ब्रिटिश कद्र ने बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। बेगम हजरत महल, तो वो बात तो सही है, लेकिन जैसे कि लखनऊ से हैं ये, है ना। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश में मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की। अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उसके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ आ मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति का नाम क्या था? तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की। राजी अवंतीबाई लोधी, ये नाम नहीं पढ़ा भाई। राजी अवंतीबाई लोधी संबंधित है मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की, और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। 2 बार से देख लेते हैं, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिटिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उसकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। नाना साहब के सेनापति का नाम क्या था? तात्या टोपे। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। कहाँ? मध्य प्रदेश, मांडला, राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी ज़बरदस्त हारी। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो गया है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने 6 अगस्त, ठीक है ना, टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेज़ों के भय को व्यक्त किया। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अब्दुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी खत्म हो जाएगा। किसने घोषणा कर दी? फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। वह समझ चुके कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेज़ों से लड़ने लखनऊ जा पहुँचे। अच्छा, कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह।
लखनऊ जहाँ पहुँचे। दिल्ली में अंग्रेज़ों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी कि धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर लिया। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोह पर हमला करती है, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं तथा सलीमगढ़ किले बाएं पर कब्जा किया हुआ था। ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती है, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं और दाएं तथा सलीमगढ़ के किले बाएं पर कब्जा किया हुआ था। ये तो है क्या, दिल्ली का लाल किला, और दाएं की बात आ रही है, दिल्ली का दायां। ब्रिटिश टुकड़ी विद्रोहियों पर हमला करती, जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं तो दाएं का मतलब ये है, और सलीमगढ़ किला ये है, सलीमगढ़ किला। दिल्ली के लाल किले दाएं और सलीमगढ़ किले बाएं पर कब्जा किया हुआ था। आगे चलते हैं। उस समय का चित्र है ये सब, हाथियों पर तोप है ये। विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। शुरू में अंग्रेजी सेना को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़े पर लदे हुए थे, जिन्हें हाथी खींच रहे थे। इनकी कतार 7 मील लंबी थी। कुछ करते हैं। तात्या टोपे की स्मृति में जारी डाक टिकट गतिविधि। उन स्थानों की सूची बनाए जहां 1857 के मई, जून और जुलाई महीनों में विद्रोह हुए। कंपनी का पलटवार। इससे पहले वीर कुंवर सिंह भविष्यवाणी किसने की थी? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। कहाँ के थे? फैजाबाद के। और रानी लक्ष्मीबाई। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। बरेली के कौन थे? वैसे बख्त खान के लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए? सिपाहियों के प्रस्ताव को मानने से पहले उन्होंने हालात का जो हिसाब लगाया होगा, उसके बारे में एक अनुच्छेद लिखें। राजगढ़ की राजी अवंतीबाई, राजी अवंतीबाई लोधी 4000 सैनिकों की।
बहुत तैयार की। नाना साहब। ठीक, आगे चलते हैं। कंपनी का पलटवार। कंपनी का पलटवार। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेज़ों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर दावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। कब? सितंबर में। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1857 रंगून जेल में भेज दिया गया। जीनत महल को कब? अक्टूबर 1857 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। नवंबर 1862 में 58, 60, 61, 62। 1862 में दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1857 में रंगून जेल भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। अक्टूबर 1858 में और इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेज़ों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। मार्च 1858 में 58 में जाके कब्जा किया था भाई। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई। जून, और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेज फौज से गिरा पाया और वे शहीद हो गई। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद तहतर टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला, तो उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरा अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए। इसके बावजूद और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेज टुकड़ियां दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती है। कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा देती है। उन स्थानों की सूची बनाई जहाँ 1857 के मई, जून, जुलाई महीनों में विद्रोह शुरू हुए। 1858 में है ना, लखनऊ पर अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया था। मार्च 1858 में और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई।
नवंबर 1862 में। फिर है ना, ये लखनऊ पे कब कब्जा किया था इनने? लखनऊ पे किया था भाई साहब मार्च में, है ना, मार्च 1858। और विद्रोह कब हुआ था? विद्रोह कब हुआ था लखनऊ में? बगावत फैलने लगी है ना। दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते चलने लगे। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए। नवाब वाजिद अली शाह के बेटे ब्रिजेश कदर को नया नवाब घोषित कर दिया गया। तारीख नहीं दे रखी है ना कि भाई लखनऊ से जब शुरू हुआ था, लेकिन 57 में हुआ, 58 में कब्जा कर लिया। ये वीर कुंवर सिंह है, ये रानी लक्ष्मीबाई है। रानी लक्ष्मीबाई। फिर ये वो है ना, कंपनी का पलटवार। इसके बाद में अब विद्रोह के बाद के साल मुकदमे चलाए गए, उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। अब विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1867 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। 1867 के आखिर तक अंग्रेजों ने 1867 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। पहला है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए गए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश संसद ने कितना रिया है पाठ? ज़्यादा नहीं है, चल देखते हैं ना। विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1867 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित है। पहला है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए, ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए
एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। इंडिया काउंसिल। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। दोबारा देख ले। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश संसद 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। दोबारा देखते हैं ना। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया। कब? 1858 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? भारत मंत्री को। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। किसको? भारत मंत्री को। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। गवर्नर जनरल को कौन सा ओहदा दिया गया? वायसराय का। गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड का राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अंग्रेज टुकड़ियाँ कानपुर के पास विद्रोहियों को पकड़ लेती है। ध्यान से देखिए किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाहियों को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया है। अंग्रेज ये बनाने वाले क्षेत्रों को देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया। भारतीय सिपाहियों है ना। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिक्कों, पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। गोरखा, सिख और पठानों में से। अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने के बजाय मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। पांचवा है, अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। छठा है, भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। भूस्वामी और जमींदारों को रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। ये क्या है? उत्तरी भारत के विद्रोह के प्रमुख केंद्र है। विद्रोह के मुख्य केंद्र, विद्रोह के अन्य केंद्र। रेड वाले झांसी है ना, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, मेरठ, दिल्ली, यानी कि इनमें प्रमुख रूप से विद्रोह हुआ था एकदम रेड जोन में। दिल्ली, मेरठ नज़दीक ही है यार दिल्ली से है ना। मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर तो नज़दीक ही है। फैजाबाद, झांसी थोड़ी बहुत दूर है। तो झांसी, फिर कानपुर, लखनऊ, झांसी, कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, मेरठ, दिल्ली। सियालकोट, लाहौर, फिरोजपुर, जालंधर, फिल्लौर, सहारनपुर, रोहतक, बुलंदशहर, अलीगढ़, मैनपुरी, फतेहगढ़, मुरादाबाद है ना, सीतापुर, नवाबगंज, बहराइच,
गोंडा, गोंडा, गोंडा है भाई। इसके बाद में है सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, दीनापुर, नौगंग, नागौर, सागर, जबलपुर, महू, नीमच, नसीराबाद। विद्रोह के मुख्य केंद्र, विद्रोह के अन्य केंद्र। खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी। उत्तरी भारत में विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र। ठीक है, यहाँ पे क्रांति हुई थी भाई। बीच में फैली थी ज़्यादातर ना मध्य भारत में ही, न तो उत्तर में, न दक्षिण में, न पूर्व में, मध्य भारत में मान सकते हैं, नहीं उत्तर भारत में, उत्तर भारत में। खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी। इसमें क्या है, 1857 की घटना से बहुत पहले उसी प्रकार की एक घटना सन 1817 में खुर्दा नामक स्थान पर घटित हुई थी। हमारे लिए उस घटना का अध्ययन करना और इस बात पर विचार करना भी शिक्षाप्रद होगा कि कैसे अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ 19वीं सदी की शुरुआत से ही देश के विभिन्न हिस्सों में असंतोष निर्मित होने लगा था। खुर्दा, जो कि ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य था, ओडिशा है भाई, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनके 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। खुर्दा कहाँ है? खुर्दा ओडिशा। खुर्दा, जो कि ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य था, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनसे 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। 105 तो गढ़ है ना, और 60 बड़े और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे। एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीरकेशव देव का स्वतः अधिकृत 4 परगनों को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गणजातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव में आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। 1 मिनट दोबारा से। खुर्दा, जो कि ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य था, वह 19वीं शताब्दी की शुरुआत में 105 गढ़ों, जिनमें 60 बड़े है और 1109 छोटे गांव सम्मिलित थे, एक जनबहुल उपजाऊ क्षेत्र था। इसके शासक राजा वीरकिशोर देव को स्वयं अधिकृत 4 परगनों को तथा जगन्नाथ मंदिर के संचालन अधिकार समेत 14 गणजातों के प्रशासनिक उत्तरदायित्व को पूर्व में दबाव आकर मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंददेव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे, अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों पुनः प्राप्त हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया। किसने? मुकुंददेव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे, मराठाओं को सौंप देना पड़ा था। उनके पुत्र तथा उत्तराधिकारी मुकुंददेव द्वितीय इस दुर्दशा से विचलित थे, अतः अंग्रेजों और मराठों के बीच जारी संघर्ष में अपने लिए एक मौका देखते हुए उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों तथा जगन्नाथ मंदिर की देखरेख से संबंधित अधिकारों की पुनः प्राप्ति हेतु अंग्रेजों के साथ सलाह मशवरा शुरू कर दिया था। परंतु 1830 में ओडिशा को अपने कब्जे में लेने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इन दोनों मुद्दों में से किसी पर भी सकारात्मक कार्रवाई करने की दिशा में कोई रुचि नहीं दिखाई। परिणामतः ओडिशा के दूसरे सामंत राजाओं के साथ मिलकर तथा मराठाओं के गुप्त समर्थन से उन्हें जबरन अपने अधिकारों को लागू करने का प्रयास किया। इसकी वजह से उन्हें अपने पद से विस्थापित होना पड़ा था तथा अंग्रेजों ने उनके राज्य को अपने में मिला लिया था, सांत्वना के रूप में एक नियमित अनुदान के साथ, जो कि उनकी पूर्व भूसंपत्ति
कि राजस्व का मात्र एक दंश मास था, अंग्रेजों ने उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व दिया तथा उनका निवास पुरी में निश्चित कर दिया। इस अनैतिक व्यवस्था से ओडिशा में दमनकारी विदेशी शासन के एक ऐसे युग का प्रारंभ हुआ जिसने 1817 में एक गंभीर सशस्त्र संग्राम का मार्ग प्रशस्त किया। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निर्मित जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इससे राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, पाइक ही आ चुका है। पाइक क्या है? पूर्व सैनिक वर्ग कोई कहते हैं पाइक, उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। वाकायदादारों की ज़मीनों को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारों या फिर बंगाल के सट्टाबाजियों को बेच दिया गया। वाकायदारों की ज़मीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टेबाजों को। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमर राय, जिन्हें लोग बख्शी जगबंधु के नाम से जानते थे, वे ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। दोबारा देखते हैं। खुर्दा को अपने अधीन करने के तुरंत बाद अंग्रेजों ने राजस्व निर्मित जमीन पर कर लगाने की नीति अपनाई। इसमें राज्य के पूर्व सैनिक वर्ग, जिन्हें पाइक के नाम से जाना जाता था, कर लगाने की उनका जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इस नीति की भयावहता राजस्व की मांग में अनुचित वृद्धि और इस संग्रह के दमनकारी तरीकों से और बढ़ गई थी। इस कार्रवाई के फलस्वरूप 1805 और 1817 के बीच में खुर्दा से बड़े पैमाने पर लोग जमीन छोड़कर चले गए। फिर भी अंग्रेजों ने अस्थायी बंदोबस्त के तहत राजस्व भुगतान की नीति को चालू रखा, जिसमें जमीन की उपजाऊ क्षमता तथा रैयतों की भुगतान की क्षमता की अनदेखी करते हुए हर वर्ष राजस्व की मांगों में वृद्धि की गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं के समय में कोई उदारता नहीं दिखाई गई, जबकि ओडिशा में ऐसी आपदाएं अक्सर आती रहती थी। बाकायदादारों की ज़मीन को षड्यंत्रकारी राजस्व अधिकारियों या फिर बंगाल के सट्टाबाजियों को बेच दिया गया। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमरवर राय, जिन्हें लोग बख्शी जगबंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए। अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों को स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ गई थी वे थी कृषकों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन। 1 मिनट यहाँ से है ना। खुर्दा के विस्थापित राजा का वंशानुगत सेनानायक जगबंधु विद्याधर महापात्र भ्रमर राय, जिन्हें लोग बस्सी जगबंधु के नाम से जानते थे, वह ऐसे बेदखल हुए जमींदारों में से एक जमींदार थे। व्यवहारिक रूप से वे एक भिखारी बन गए थे। अपने तथा अपने जैसे जमीन से बेदखल लोगों की ओर से संघर्ष करने का निश्चय करने से पूर्व प्राय 2 साल तक उन्होंने खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से अपना गुजारा किया। खुर्दा के लोगों के स्वैच्छिक दान से आई बात समझ में। बीते हुए वर्ष के साथ साथ जो तकलीफें इन शिकायतों के साथ जुड़ी हुई थी वह थी अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र में चांदी के सिक्कों का प्रचलन, इस नई मुद्रा में राजस्व के भुगतान पर जोर देना, खाद्य सामग्री की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि तथा नमक की आपूर्ति में कमी, जो कि कंपनी के एकाधिकार नीति के चलते लगभग दुर्लभ हो गया था और जिसके कारण ओडिशा के पारंपरिक रूप से नमक बनाने वाले इस काम से वंचित हो गए थे। और स्थानीय जमींदारों की कलकत्ता में नीलामी जमींदारियों की नीलामी, जिसके कारण ओडिशा में बंगाल के अनुपस्थित जमींदारों का आगमन हुआ। इसके अतिरिक्त असंवेदनशील तथा भ्रष्ट पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ने भी स्थिति को और दुष्कर बना दिया, जिसके चलते होने वाले सशस्त्र संग्राम ने और भयावह आकार धारण कर लिया।
29 मार्च 1817 को इस संग्राम की शुरुआत तब हो गई 29 मार्च, जब पाइकों ने बानपुर में स्थित पुलिस चौकी और अन्य सरकारी संस्थानों पर हमला कर दिया। 100 से अधिक लोगों की हत्या करने के साथ साथ सरकारी खजाने में से एक बड़ी रकम लेकर चले गए। कौन? पाइक। सीगड़ी खुर्दा को केंद्र करते हुए इस घटना की लहर अलग अलग दिशाओं में फैल गई। उत्साह से भरपूर जमींदार और रैयत पाइकों के साथ मिल गए। जो उनके साथ नहीं मिले उन्हें प्रताड़ित किया गया। कर मत दो अभियान की शुरू किया गया। यह आ सकता है क्वेश्चन। कर मत दो अभियान शुरू कहाँ किया गया था? कर मत दो। अंग्रेजों ने पाइकों को उनके जमे हुए स्थान से हटाने की कोशिश की परंतु असफल रहे। पाइकों को 14 अप्रैल 1870 को बख्शी जगबंधु ने 5 से 10 हजार पाइकों और कंद जनजाति के योद्धाओं की अगुवाई कर पुरी को कब्जे में ले लिया। बख्शी जगबंधु ने 14 अप्रैल 1817 को 5 से 10 हजार और मुकुंद देव द्वितीय को उनकी झिझक के बावजूद राजा घोषित कर दिया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी पाइकों को अपना भरपूर समर्थन दिया। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों ने भी स्थिति को हाथ से निकलते देख अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। जल्द ही घोषित राजा पकड़े गए। उन्हें उनके पुत्र सहित कटक में कारावास दे दिया गया। कटक में बख्शी ने अपने करीबी सहयोगियों कृष्णचंद्र भ्रमर राय के साथ मिलकर कटक और खुर्दा के बीच यातायात के सारे माध्यम को काटने का प्रयास किया। इसके साथ साथ संघर्ष ओडिशा के दक्षिण और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में फैल गया। परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने मेजर जनरल मार्टिनडल को पाइकों के चुंगल से पूरे प्रदेश को मुक्त कराने के लिए भेजा। किसको? मार्टिनडल। तथा बख्शी जगबंधु और उनके साथियों को पकड़वाने के लिए पुरस्कार की घोषणा की। इस प्रकार जो सामरिक कार्रवाई चली उसमें सैकड़ों पाइक मारे गए, कई घने जंगलों में चले गए और अन्य सामूहिक क्षमा योजना के तहत अपने घरों में लौट गए। इस तरह से अंग्रेजों ने मई 1817 तक खुर्दा के संग्राम को लगभग काबू में कर लिया। परंतु खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जगबंधु ने कुंजग के राजा जैसे सहयोग की मदद से खुर्दा के बाहरी क्षेत्रों में बख्शी जगबंधु के कुंजक के राजा जैसे सहयोगियों की मदद से और पाइकों के उनके प्रति अटूट निष्ठा कारण इस संघर्ष को मई 1825 तक जारी रखा। काफ़ी चला था भाई। जब उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, इसके उपरांत अंग्रेजों ने खुर्दा के लोगों के प्रति अपनी ओर से दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता की नीति अपनाई। आई समझ में? दयालु, अनुग्रहित और सहनशीलता। पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में आवश्यक सुधार किया। नमक की कीमतों में कमी की गई। जिन राज्यों से अधिकारियों को भ्रष्ट पाया गया उन्हें कार्य से निष्कासित कर दिया और बेदखल जमींदारों को अपनी जमीन लौटा दी गई। दिग्बंध खुर्दा के राजा पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पुरी जाने दिया गया। खुर्दा के राजा के पुत्र रामचंद्र देव तृतीय को स्वतंत्र कर पुरी जाने दिया गया और 26,000 रुपये के अनुदान के साथ उन्हें जगन्नाथ मंदिर की देखरेख का दायित्व भी सौंपा गया। 26,000 रुपये के अनुदान के साथ। किसको? रामचंद्र देव तृतीय को। संक्षेप में ओडिशा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे मात्र पाइक विद्रोह कहना इसे कमतर आंकना होगा। संक्षेप में यह ओडिशा में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला लोकप्रिय सशस्त्र संघर्ष था जिसका उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अतः इसे पाइक विद्रोह कहना इसे कमतर आंकना होगा। फिर से याद करें। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों से ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया? ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? सिपाहियों को नए कारतूसों पर क्यों ऐतराज था? अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? अंतिम मुगल बादशाह ने। आइए विचार करें। मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे? मई 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे? बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से जनता और राज परिवारों पर क्या असर पड़ा? बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोहियों को समर्थन दे देने से
संगठित होने लग गई भाई जनता, उत्साह का संचार हुआ। अवध के बागी भूस्वामियों से समर्पण कर पाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? बागी भूस्वामियों से 1870 में बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? आइए करके देखें। पता लगाए कि सन 57 की लड़ाई के बारे में आपके इलाके या आपके परिवार के लोगों को किस तरह की कहानियाँ और गीत याद है। इस महान विद्रोह से संबंधित कौन सी यादें अभी लोगों को उत्तेजित करती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में और पता लगाएं। आप उन्हें अपने समय की एक विलक्षण महिला क्यों मानते हैं? लखनऊ में रेजिडेंसी के खंडहर, रेजिडेंसी के खंडहर लखनऊ में रेजिडेंसी के खंडहर जून 1857 में विद्रोही टुकड़ियों ने रेजिडेंसी को कब्जे में ले लिया। विद्रोही टुकड़ियों ने, बहुत सारी अंग्रेज औरतों, मर्दों और बच्चों ने रेजिडेंसी की इमारतों पर पनाह ली हुई थी। विद्रोहियों ने इस पूरे परिसर को घेरकर उन पर गोलों से हमला किया। इस तरह एक गोले से अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की मौत हो गई। हेनरी लॉरेंस जिस कमरे में मरे वह इस चित्र में दिखाई दे रहा है। गौर से देखें कि इमारतों पर बीते दौर के निशान किस तरह से बचे रह जाते हैं। ये पार्ट था भाई। फिर देख लेते हैं कुछ रहेगा हो तो। खुर्दा, रैयतों की भुगतान की क्षमता 105 करोड़, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे काम सम्मिलित थे। 105 करोड़, जिनमें 60 बड़े और 1109 छोटे। ब्रिटिश संसद ने 1857 में दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीर गेट को बारूद से उड़ा देती है। तात्या टोपे की स्मृति में जारी डांट तात्या टोपे। कंपनी का पलटवार, ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोहियों पर हमला करती है जिन्होंने दिल्ली के लाल किले तथा सलीमगढ़ किले पर कब्जा किया हुआ था। वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपनी कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा। बगावत फैलने लगी। नाना साहब, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे, मेरठ से दिल्ली तक। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। 84 नियमों की सूची, जनता की नज़र से सुधारों पर प्रतिक्रिया, किसान और सिपाही, नीतियाँ और लोग। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।